अब आपके सामने स्क्रीन पर व्याकरण का पहला अध्याय दिखाई दे रहा है, जिसका शीर्षक है भाषा। भाषा अर्थात लैंग्वेज, वह भाषा जिसके माध्यम से हम आपस में बात करते हैं या अपने विचार लिखकर एक दूसरे को समझाते हैं। अब यहाँ पर एक चित्र है जिसमें दादाजी उगते हुए सूरज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। दादाजी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, सभी के कष्टों को दूर करो। मतलब वो मुंह से बोल रहे हैं और वह ईश्वर के आगे बोलकर अपने मन के भाव कह रहे हैं कि हे भगवान, इस संसार में किसी को भी कष्ट न हो, तकलीफ न हो, सभी के कष्टों को आप दूर कीजिए। अब दूसरे चित्र में रवि ने कहा, एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है और कह रहा है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मतलब वह माँ से बात कर रहा है और खाने के लिए कुछ मांग रहा है। नीचे एक चित्र है जिस पर पिताजी बैठे हुए कुछ लिख रहे हैं। अब चलो देखते हैं पिताजी क्या लिख रहे हैं। पिताजी ने पत्र लिखा। प्रिय पुत्र, अर्थात पिताजी अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं। पत्र अर्थात चिट्ठी लिख रहे हैं। प्रिय पुत्र, आशा है तुम स्वस्थ होगे। स्वस्थ मतलब हेल्दी अर्थात तंदुरुस्त। तो बेटे, आशा है कि तुम स्वस्थ होगे। आजकल दिल्ली में स्वाइन फ्लू की बीमारी फैल रही है। स्वाइन फ्लू एक बीमारी है। तो पिताजी अपने पुत्र से कह रहे हैं कि दिल्ली में स्वाइन फ्लू की बीमारी फैल रही है। अर्थात यह स्पष्ट हो रहा है कि उनका पुत्र कहाँ रह रहा है? दिल्ली में। इससे बचकर रहना। कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को बता देना। अर्थात स्वाइन फ्लू की बीमारी के जो भी लक्षण हैं, अगर वह शरीर में दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से बात करना। तुम्हारे पिता कमल सिंह। यह पत्र एक पिता ने अपने पुत्र को लिखा है। अब उसके नीचे फिर एक चित्र दिखाई दे रहा है। दूरदर्शन की समाचार वाचिका ने मौसम के बारे में भविष्यवाणी की। समाचार वाचिका, वाचन करना मतलब कहना, समाचार मतलब न्यूज़, और दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न। तो दूरदर्शन पर न्यूज़ पढ़ने वाली स्त्री ने मौसम के विषय में कहा। आसमान में बादल छाए हुए हैं, रात को तेज वर्षा होने की संभावना है। वह कह रही है कि आसमान में काले घने बादल छाए हैं और हो सकता है कि रात को तेज बारिश हो। इससे स्पष्ट हो रहा है कि दूरदर्शन द्वारा मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अब अगले चित्र में माताजी के हाथ में एक अखबार है और वह
अखबार पढ़ रही हैं। उन्होंने अखबार में एक समाचार पढ़ा, कल एक कार दुर्घटना में 2 व्यक्ति मारे गए। तो यह बात माताजी को कैसे पता चल रही है? भाषा के लिखित माध्यम से, समाचार पत्र के द्वारा लिखित रूप में यह घटना, कार की दुर्घटना माताजी तक पहुंची है। तो इन चित्रों में लोग अपनी अपनी बात अलग अलग तरीके से प्रकट कर रहे हैं। प्रकट कर रहे हैं का मतलब कह रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ चित्रों में वो बोल रहे हैं और कुछ चित्रों में वो लिख रहे हैं और अपने मन के भाव, मन के विचार स्पष्ट कर रहे हैं। तो यह हुए भाषा के अनेक रूप। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं। प्रकट, प्र, क और ट, प्रकट अर्थात हम स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। पर इसी शब्द को हम प्रगट भी कह सकते हैं। क के स्थान पर अगर हम ग गमले का लिखें प्रगट, तो वह भी शब्द सही होगा। तो इस तरह हम दूसरों की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे ही हम भाषा कहते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलता है, लिखता है और अपने विचार, अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचाता है। और एक व्यक्ति ने बोलकर, सुनकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचा दिए, तो दूसरे व्यक्ति ने भी सुनकर और पढ़कर भाषा को समझ लिया। इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि भाषा के 2 रूप होते हैं। एक मौखिक भाषा, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे ओरल लैंग्वेज। दूसरा लिखित भाषा, जिसे रिटन लैंग्वेज कहा जाएगा। तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, समझी जाती हैं और लिखी जाती हैं। अनेक भाषाएं हैं। राज्यों के स्तर पर तरह तरह की भाषाओं का लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हमने हिंदी को 14 सितंबर को स्वीकार किया था। लेकिन अनेक भाषा होने के बावजूद भी हम हिंदी में अपने विचार प्रकट करते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत सरल भाषा है, समझने में भी और लिखने में भी। तो चलो मैं तुम लोगों को भारत की
कुछ प्रमुख भाषाओं से परिचित कराती हूँ। उनके नाम बताती हूँ। संस्कृत, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, बंगला, असमी और उड़िया। इन भाषाओं को देखते समय मात्राओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो एक बार भाषाएं फिर से: संस्कृत, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, बंगला, असमी और उड़िया। अब दक्षिण भारत की भाषाओं से भी परिचित होते हैं, नाम जानते हैं उनके। दक्षिण भारत की भाषाएं: तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु। भारत में अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा का भी खूब प्रयोग किया जाता है। कामकाज में, पढ़ने लिखने में, बातचीत में हम इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी का उपयोग बहुत अच्छे से करते हैं। अब बच्चों, आपको यह भी स्पष्ट करना, समझाना जरूरी होता है कि भाषा तो हमने बोली और हमने लिखी, तो लिखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है, कैसे भाषा लिखी जाती है, उसको लिखने की विधि को हम कहते हैं लिपि। ल में छोटी ई की मात्रा और प में छोटी ई की मात्रा, लिपि। तो भाषा लिखने का जो माध्यम है उसे हम लिपि कहते हैं। बच्चों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि हर भाषाओं को लिखने की लिपि अलग अलग होती है और इन्हीं के माध्यम से हम हर प्रकार की भाषा को लिख पाते हैं, उसे लिखित रूप दे पाते हैं। भारत देश में बोली जाने वाली अलग अलग भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग हैं। अब जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो अंग्रेजी की लिपि रोमन कहलाती है। उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं और पंजाबी को गुरुमुखी में। मैं फिर से स्पष्ट करूं, हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। और इसी प्रकार गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं।